मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं लाजवाब। इस वक्त मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, 3 बार एमएलए रह चुके हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री का पद भी संभाल चुके हैं जम्मू कश्मीर से। तो हम इनसे बात करेंगे जो डीडीसी इंतखाबात होने जा रहे हैं यहाँ पर पूरे पूरे यूटी में उसका डंका बज चुका है। तो ये जो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि आखिरकार जो गुपकार डिक्लेरेशन का फैसला हुआ था तो वो ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं दिख रहा है। मेरा इनसे यही पहला सवाल है। देखिए, जहाँ तक गुफ़्त डिक्लेरेशन का फैसला हुआ, तो मैं कहता हूँ वो फैसला वहाँ पे बाकी जिन चीज़ों में कांग्रेस सहमति है, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल जमात है, जिन चीज़ों से हम सहमति रखते हैं उनके साथ सहमति है। मगर जहाँ पे उन्होंने ये फैसला किया कि हम डीडीसी का इलेक्शन इकट्ठा लड़ेंगे, मगर मुझे बड़ा अफसोस है, उधर से फैसला करते करते ही वो अभी फैसला ही कर रहे थे, इधर से उनके जो लीडर थे, जो उनके अहदेदार थे, वो यहाँ पूरे इंदरवाल और किश्तवाड़ में मैंडेट बांट रहे थे। उधर से दस्तखत किसने किया उस मैंडेट पे? उन्होंने सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्यों फार्म अपने दिए, क्यों उन्होंने सारी सीटें लड़ी, ये मुझे मालूम नहीं है उसकी वजूहत क्या है। जबकि हमने उनसे फैसला किया था कि आप 8 सीटें किश्तवाड़ की लड़ो, हम 8 सीटें यहाँ यहाँ इंदरवाल में एनसी को 420 वोट आए हैं टोटल 2014 में। बताओ वो कितनी सीटें लड़ सकते हैं। लिहाजा अगर हम उनको कुछ सीटें देते वो जीत नहीं सकते थे। लिहाजा उनको हमें से मशवरा करके जो हमसे बात की उसमें वो मुकर गए। उन्होंने फैसला नहीं माना और उन्होंने 8 के 8 कैंडिडेट उठाए। मुझे लग रहा है उनका सांठ बांट किसी दूसरी पार्टी से भी है। जितनी भी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है इंदरवाल तो क्या आप हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना जो उम्मीदवार है खड़ा करने की सोच रहे हैं। देखिए, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमने पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट लगभग 75% जगहों पे उठाए हैं, मैंडेट दिए हैं। वो इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे और जीत के रहेंगे। इंदरवाल से भी हमने 8 कैंडिडेट उठाए हैं और किश्तवाड़ से भी कुछ 2-4 जगह उठाए, बल्कि हमने 2-4 हमने पालन किया, बल्कि हमने 4-5 जगह इनको छोड़ दी हैं। मगर इन्होंने हमें इंदरवाल में एक भी सीट नहीं छोड़ी। मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर फारूक साहब कोई फ़ैसला करता है, उमर साहब कोई फ़ैसला करता है, महबूबा जी कोई फ़ैसला करती है, उस फैसले पे ये रहते क्यों नहीं है। और अब बनाया बहाना कि वो क्वारंटीन में चले गए, ये भी एक साजिश है। तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भाजपा है, वो भाजपा जो है वो खाली कांग्रेस के साथ मुकाबला करना चाहती है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि डोडा में जो साबका एमएलए डोडा हैं शक्तिराज परिहार जी, वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक साथ इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो इसमें उनकी कौन-सी सोच ज़ाहिर हो सकती है? देखिए, वो दोनों साइडों से हार जाएगा। वहाँ तो मैं चाहूँगा कि एक जगह उन्होंने ठीक फैसला किया कि वहाँ मुजीब साहब और सहरवर्दी साहब ने जो हिकमत अमली की अच्छी की, उसकी वही आपको हर जगह पे करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और मेरी उम्मीद है कि पूरा सूबा जम्मू में जो है और कश्मीर जो है नंबर 1 पे कांग्रेस रहेगी। तो उसके अलावा जो बाकी एरियाज़ है यहाँ पे द्राक्षाला के अलावा मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, तो क्या सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट उतारा गया है मैदान में? देखिए, जहाँ जहाँ पे हमारे कैंडिडेट थे, एमएलएज थे, वहाँ तो हमने उठाए। जहाँ हमारी गिरफ्त थी वहाँ हमने उठाई, और जहाँ पे हमें नज़र आ रहा था कि हमारी गिरफ्त नहीं है, वहाँ हमने एनसी को भी दिए। हमने उनके साथ अलायंस हमारा था, उनको दिए हमने। मगर हमने दयानतदाराना तरीके से उनको वो सीटें दी, मगर उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। तो कहीं न कहीं आप ये मानते हैं कि जो गुपकार अलायंस है वो कहीं न कहीं नाकाम हो चुका है। क्या आप इसके बारे में देखिए, आपका क्या? इसके बड़े पहलू हैं। पार्ट ए कुछ और है, पार्ट बी कुछ और है, पार्ट सी जो है ये अलायंस डीडीसी का है। ये तो छोटी-मोटी बात है, इसमें उतना लंबा-चौड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है। मगर जहाँ पे ताल्लुक है जिस सीटों का बँटवारा जो है, उसमें वो उस बात पे नहीं उतरे जिस बात जो उन्होंने कहा था, उसमें उनकी नीति और करनी में थोड़ा फ़र्क नज़र आया। तो इससे कहीं न कहीं कोई कमज़ोरी तो पैदा नहीं हो रही है यहाँ पर इलेक्शन लड़ने में? देखिए, हर एक आदमी अपने दम पे लड़ता है। कांग्रेस ने हमेशा अपने दम पे लड़ा है। कांग्रेस ने 2002 में हुकूमत बनाई। कांग्रेस ने 2008 तक आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके बाद भी 6 साल हमने एनसी को दिए, और जिससे हमें बड़ा
खमियाजा उठाना पड़ा। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में हम दमखम से लड़ेंगे और जिता के दिखाएंगे। तो यहाँ के जो वोटरान हैं, बाशऊर वोटरान हैं, उनके लिए कोई आपका खास पैगाम रहेगा? मेरे यही है कि एक तो कोविड-19 है, इसका पालन किया जाए, एसओपी का पालन किया जाए, और उसके अलावा जो है ये जो इलेक्शन आने वाला है, कांग्रेस कैंडिडेट को कामयाब करना है। ये एक जमहूरी अमल है और ये एक सेकुलर जमात है, नेशनल जमात है। इसमें भाईचारा, हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक की बात है। ये कोई फ़िरका परस्त जमात नहीं है, जिस तरह से बीजेपी ने आपसी में हमको लड़ाया, उससे हम लोग भी आज आपने देखे कि उससे निजात हासिल करना चाहते हैं। तो आखिर पर मेरा आपसे यह सवाल है कि ये जो जमातें हैं, यहाँ की इलाकाई जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, तो इनका कहने के मुताबिक जो दफ़ा 370 और 35 ए जो है वो वापस लाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो एमपी रहते हुए भी उस दफ़ा को वापस नहीं ला सके, तो आज कह रहे हैं कि डीडीसी इंतखाबात में हमारी कामयाबी के बाद हम उन जो स्पेशल स्टेटस है और जो बाकी स्टेटहुड है उसको हम वापस लाएँगे। तो ये इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, एक तो ये सब जुडिस है। हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी और हमारे भी सेंट्रल लोग के लोग इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस है। हम इसको लड़ रहे हैं, वहाँ पे मजबूती से लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हों। जहाँ पे ताल्लुक है 370, ये महाराजा ने हमको दिया था और इसके साथ हम रहेंगे। उसको वापस लाने में हर दम कोशिश की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने इसके बारे में एक कश्मीर अफेयर्स कमेटी बनाई है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह आज़ाद साहब, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम उसके मेंबर हैं। वो भी उस इन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारा रियासत का स्टेटस जो है वो वापस आना चाहिए। यहाँ का ये जो डोमिसाइल है उस वो वापस आना चाहे। यहाँ की स्टेट सब्जेक्ट हमारी बाहर रहनी चाहे। यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलना चाहे। यहाँ की हमारी ज़मीनें जो है उसकी गारंटी होनी चाहिए, ताकि बाहर के लोग जो है वो यहाँ ज़मीनें ना खरीद सकें। ये ऑर्डर इनने यूटी के बाद किए, उसमें हमारा खालसा भी गरीब लोगों का छीना। इन्होंने हमारे जो रोशनी एक्ट आज़ाद साहब ने दिया था, उसका तमाम इंतकालात जो है वो कलअदम किए गए। एक गरीब ने 5 मरला ज़मीन रोशनी के तहत ली थी, वो उसका इंतकाल भी कलअदम किया गया, जो कि असम्बली ने पास किया था। असम्बली ने पास करने के बाद इन्होंने असम्बली में वो अगर पास कराना था दोबारा कि कलअदम कर, असम्बली के बगैर गैर कानूनी तौर पे इन्होंने रोशनी एक्ट जो है वो कलअदम कर दिए। उनके तमाम इंतकालात, जो फॉरेस्ट की ज़मीन पिछले 60 सालों गुजरों के पास है, उसको भी बेदखल किया गया। कई गुजरों के, ज़मींदारों के, गद्दियों के मकानात हैं पिछले उम्र कदीम से 100 साल से, उसको भी बेदखल करना चाहते हैं। खालसा भी गया, रोशनी की ज़मीन भी गई, जंगलात का रकबा जो घास चराई का था वो भी गया। अब रहा क्या बकाया? 370 भी गया, 35 ए भी गया, स्टेट सब्जेक्ट भी गई, और अब इसके अलावा गुस्ताखी रसूल भी इन्होंने की, और उसके अलावा दंगे भी इन्होंने कराए। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों पे लोगों को मारा भी इन लोगों ने। अब रहा क्या बकाया? फिर रही बात महंगाई, महंगाई आसमान छू रही। फिर रही बात ये जो करप्शन की, करप्शन आसमान पे पहुंच रही है। लिहाजा अब ये लोगों का आप खुद देखा आपने, लोग कितने गुस्से में हैं। ये गुस्सा लोगों ने कहा कि आज हम इन वोटों के ज़रिए बीजेपी को जवाब देंगे। तो आखिरकार जो है वो जो हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की शरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 70 सालों में पहली बार यहाँ पर पहुँच चुकी है बेरोज़गारी की शरह। उसके अलावा कहने में जो आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो जीडीपी है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा गिरावट की शिकार हो चुकी है। तो इसकी ज़िम्मेवार आप किसको ठहराते हैं? देखिए, जीडीपी क्यों गिरी? आज जहां मनमोहन सिंह जी थे, उस वक़्त जीडीपी हमारी 8%, 7% तक पहुंच गई थी, और आज हमारी जीडीपी जो है -25 पे पहुंची है। कौन सी डेवलपमेंट इस मुल्क में होगी? कौन सी कारोबार? इन्होंने तमाम हिंदुस्तान को बड़ी-बड़ी रेलवे जो है, एयरपोर्ट जो है, बाकी चीज़ें जो है, सोना गिरवी रखा, और अडानी और अंबानी को इन्होंने ऐश कराए, उनका कर्जा माफ़ करा। ललित मोदी को करोड़ों रुपया दे के उसको वीज़ा दे के उसको यहाँ से भगवाया। ये तो करप्शन की जमात है। ये कहते कुछ थे और करते कुछ हैं। लिहाजा इनके दौर में जितनी करप्शन आज है, आप किसी चीज़ को पकड़िए, आप मनरेगा को पकड़िए,
मटेरियल का पैसा किस स्किल्ड किस जॉब होल्डर को मिलता है? आप यहाँ के रहने वाले हैं, अगर डंगा एक गरीब देता है, ड्राई डंगा है, वो पत्थर भी खुद लाता है, वो काम भी खुद करता है और पैसे 40% कमीशन उससे हासिल की। इतनी कमीशन, इतनी करप्शन हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और ख़ास करके जीडीपी जो गिरी वो इनकी वजह से, जो इन्होंने जीएसटी लगाया, गैर कानूनी तौर पे लगाया, उसके बाद टैक्स बढ़ाया, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को कम कर दिया, इसके बाद किसानों को लोन देना या किसानों के ऊपर लोन माफ़ करना या ज़मीन की फसल को बढ़ाना, काश्तकारी को बढ़ाना, उसमें लोगों की कोई मदद नहीं हुई। उसकी वजह से हमारे मुल्क की जीडीपी जो है, जो मनमोहन सिंह के वक़्त में 7 से 8% थी, वो -25% आज हो गई। ये सारी कारनामा जो है बीजेपी सरकार की। तो ये थे यहाँ पर जो इंदरवाल के साबका एमएलए गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखते रहे लाजवाब। अल्लाह हाफिज़।